कार साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी इस बुलेटिन में आज देंगे। दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं किसानों के मुद्दे पर, फसल बीमा क्लेम से जुड़े हुए मुद्दों पर, भूमिहीन किसानों के बारे में। और दोस्तों, इसके साथ ही आसपास की खबरों पर भी हमारा फोकस रहेगा। और सर्वप्रथम लेते हैं उस खबर को जिस खबर में आज बैठक हुई दोस्तों श्री श्याम मंदिर परिसर में। विप्र समाज की, अन्य संगठनों के लोगों की आज एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में 3-4 प्रस्ताव लिए गए और यहाँ बैठक का उद्देश्य जो था वो 25 वर्षों से मंदिर परिसर में सेवा कर रहे पुजारी को लेकर जो स्थितियां प्रबंधन कमेटी की ओर से, जो ट्रस्ट बनाया उसकी ओर से पेश की जा रही थी कि मंदिर में पुजारी को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई, जिसको लेकर आज ये बैठक विप्र समाज ने बुलाई और बड़ी संख्या में यहाँ विप्र समाज के लोग इकट्ठा भी हुए। जगदीश प्रसाद खंडेलवाल की अध्यक्षता में ये बैठक चली और इस बैठक में दोस्तों सूर्य प्रकाश शर्मा पूर्व जिला परिषद सदस्य है, हरिप्रकाश शर्मा, दीवान जी शर्मा, महेंद्र शर्मा अध्यापक, पंडित हरीश जी शास्त्री, शिवगान शर्मा और जितेंद्र कौशिक, पवन शर्मा, गांधी वाले, लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, शंकर शर्मा, योगेश शर्मा, विक्रम सुथार, किशन जांगीड़ और इसके अलावा अनेकों कुमार समाज में राजेश सोनी, राजेश जांगीड़, आत्माराम जांगीड़ आदि अनेक वर्गों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए। और उनका कहना था कि यहाँ मंदिर में पुजारी को जो है परेशान करने की रणनीति बनाई जा रही है। तो यहाँ 3 मुख्य रूप से प्रस्ताव लिए गए। पहला कि जो ट्रस्ट द्वारा, जो प्रबंधन कमेटी है उनके द्वारा जो पुजारी फिलहाल मंदिर परिसर में जो अलग से कमरे बनाए हुए वहाँ रह रहे हैं, उन कमरों को फोड़कर उनके स्थान पर नया निर्माण करवाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर पुजारी को ये मंदिर और ये स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये षड्यंत्र का हिस्सा बताया जा रहा है। और आज जो प्रस्ताव लिया गया वो ये लिया गया कि पुजारी के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने के पश्चात इसको फोड़कर जैसी जो मर्जी हो वहाँ बनाया जा सकता है। इसके अलावा दान पात्र का भी एक विवाद सामने आया कि ट्रस्ट ने यहाँ दान पात्र रख दिया है और जो चढ़ावा है वहाँ पुजारी को नहीं दिया जा रहा है और कई महीनों से उनकी तनख्वाह भी पीछे रोकी गई थी, बताया गया। तो कुल मिला के ये मंदिर दोस्तों इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ा चढ़ावा आ रहे हो। और मैं बात करूँ 25 वर्षों से इन पुजारी महोदय द्वारा यहाँ सेवारत है, जो जब इन्होंने कामकाज यहाँ संभाला था मंदिर का, पूजा का, तब यहाँ कोई बहुत बड़ी संख्या में कोई श्रद्धालु नहीं आते थे दोस्तों, इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पहुँच पाते थे और मंदिर का निर्माण भी बहुत कम सीमित था। अब तो भव्य मंदिर ये बना है और लोग यहाँ जाते भी हैं। और जो श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव होता है उस समय यहाँ ज़बरदस्त भीड़ भी उमड़ती है। इस प्रकार बड़े कार्यक्रम भी 1-2 साल में होते हैं। तो कुल मिला के चढ़ावा ज़्यादा नहीं आता, इसलिए यहाँ ये प्रस्ताव है विप्र समाज द्वारा लिया गया कि जो दान पात्र ट्रस्ट द्वारा रखा गया है वो मंदिर में साइड में रखे, मेन जो मंदिर के आगे है वहाँ न लगा के उसको साइड में लगाया जाए, स्थापित किया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर आज प्रस्ताव लिए गए। और अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों, बादरा में शहीद परिवारों के लिए, जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक था, जो मैं आपको याद दिलाऊं तो वर्तमान में जो रामलीला का मैदान है, गोरा देवी लुहारी वाला कन्या विद्यालय है उसके सामने, और राजकीय विद्यालय है दोस्तों उसके सामने, और जो पुरानी तहसील कार्यालय हुआ करता था बादरा में प्राचीन काल में, जो कि जल गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था, जिसके स्थान पर आज खेल मैदान बना है गोरा देवी लुहारी वाला राजकीय खेल मैदान के नाम से, जिसमें वर्तमान में रामलीलाएं होती है। वहाँ एक शहीद स्मारक भी स्थापित था जिसमें संगमरमर के पत्थरों पर उकेरे गए शहीदों के नाम के सैकड़ों ऐसे नाम थे, जो कि बीकानेर संभाग के सभी शहीदों के नाम यहाँ और बड़े जो वो शहीद स्मारक के रूप में दोस्तों विराजित थे।
जिनको काफ़ी वर्षों पहले संभवतः झुमरमल जी नाटा चेयरमैन के कार्यकाल जब उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था तो उस समय की बात है। उस समय यहाँ विकास कार्य और आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। उस दौरान उस पत्थरों को जो है वो रख कर कहीं छोड़ दिया गया। वो कहाँ रखे हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और जो चर्चाएं हैं वो गोरा देवी लुहारी वाला स्कूल के किसी रूम में ये संगमरमर के पत्थर जिन पर शहीदों के सैकड़ों की संख्या में नाम उकेरे हुए हैं वो रखे हैं। तो उन सभी पत्थरों को व्यवस्थित करके गांधी पार्क बादरा में एक शहीद स्मारक के रूप में उनको स्थान दिया जाए, ऐसी मांग करते हुए आज पर्यावरण मित्र संस्थान द्वारा दोस्तों कल एक ज्ञापन सौंपा गया था अधिशासी अधिकारी को, जिसमें सुशील खाजोतिया, कमल सैनी, सतीश जोड़ आदि पर्यावरण मित्र संस्थान के सदस्य थे। और बहुत शानदार मुद्दा दोस्तों ये उठाया गया, क्योंकि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बादरा में वर्तमान में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई शहीद स्मारक नहीं है। उसको गांधी पार्क बादरा में स्थान देने की मांग की जा रही है। मैं साफ संदेश भारत के चैनल के माध्यम से वर्तमान विधायक बलवान पूनिया से भी कहना चाहूँगा कि आप भी इसको लेकर जो स्थान है वो आरक्षित कराने में सहयोग करें और बादरा क्षेत्र में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोई एक निश्चित स्थान हो और उनके वो पत्थर जिनमें सैकड़ों शहीदों के बीकानेर संभाग के सभी शहीदों के नाम थे वो पत्थर वहाँ ससम्मान लगाया जाए और एक शहीद स्मारक के रूप में बादरा में उसे स्थापित किया जाए, उसकी एक पहचान उसको अलग से मिले। तो इसको लेकर प्रयास किए जाने चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज कांग्रेस ने दोस्तों 88 और ब्लॉक अध्यक्ष बनाकर अपनी सूची जो है 400 ब्लॉक अध्यक्षों में से 188 पर पहुंचा दी है। और बेशक 212 अभी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस को बनाने हैं, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक्टिव हुई है और पूरे भारत में कांग्रेस की गतिविधियां बढ़ी है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ जो कांग्रेस छोड़ गए थे, गुलाम नबी आज़ाद अलग से पार्टी बना ली थी, वहाँ पुनः वापस लौटकर भी कांग्रेस में बहुत से पुराने कांग्रेसी है वो लौट कर आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की सफलताएं हैं, जो कि कांग्रेस की राजस्थान में भी ये सफलताएं देखी जा रही है कि वर्तमान में 188 ब्लॉक अध्यक्ष बनाकर संगठन एक्टिव हुआ है। और आने वाले अभी 2023 में ही विधानसभा के चुनाव है, दिसंबर महीने में संभवतः ये चुनाव होंगे। तो तब तक कांग्रेस एकदम एक्टिव होकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। और भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला दोस्तों राजस्थान में भी देखा जाएगा। क्या होगा इसका तो भविष्य ही फैसला करेगा। लेकिन कांग्रेस जो कमज़ोर नज़र आ रही थी वो अब संभल रही है। तो कांग्रेस कितनी संभल पाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन 23 जनवरी को बजट भी आने वाला है राजस्थान का, और उस लिहाज से भी राजस्थान में कांग्रेस की सक्रियता जो है वो ज़रूरी भी है। और 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान चलने वाला है, भारत जोड़ो अभियान के समर्थन में राहुल गांधी को ताकत देने के प्रायोजन से दोस्तों वो उसको भी उसकी तैयारियां भी ज़ोर शोर से की जा रही है। और बादरा में भी तैयारियों को लेकर दयानंद बेरवाल हो या सतपाल नेहरा हो या शेर सिंह गोस्वामी हो, सभी कांग्रेसियों ने कमर कसी है और अपनी बैठक में इन चीज़ों के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। तो लगभग अभी भी हमने पहले भी बताया आपको 2200 के करीब नगर मंडल विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों के पद खाली है, 27 जिला अध्यक्षों के पद खाली है वो भी कांग्रेस को भरने, और 212 अभी ब्लॉक अध्यक्षों के भी पद खाली हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तो 9 जनवरी को परसों जयपुर में भाजपा की भी कोर कमेटी की एक बैठक होने वाली है। और 2023 की चुनावी तैयारियां और चुनौतियों पर भी पूरी वार्ता और विचार विमर्श किया जाएगा और अप्रैल तक का कार्यक्रम भी इसमें बनाया जाएगा।
तो क्या कार्यक्रम आगे भाजपा बना सकती है, किस रणनीति के साथ भाजपा आगे चलेगी, और बजट सत्र की रणनीति भी इसी बैठक में बनाई जा सकती है कि बजट सत्र में किस प्रकार से कांग्रेस को घेरना है। तो प्रदेश प्रभारियों सहित केंद्रीय नेता भी इस बैठक में दोस्तों शामिल होंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, जिन्होंने 2 दिन पहले एक बयान जारी करके सतीश पूनिया के पूरे हुए कार्यकाल पर यह कहा कि अभी बदलाव का कोई मूड पार्टी का नहीं है और सतीश पूनिया अच्छा कार्य कर रहे हैं, सतीश पूनिया अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। तो ये संकेत भी मिलता है कि भाजपा अपने प्रदेश के संगठन में कोई व्यापक फेरबदल या परिवर्तन ना करे। इसके अलावा दोस्तों संवेद शिखर जी को लेकर जो विवाद पूरे देश में चल रहा था, उसको लेकर पीएम मोदी ने जो है वो दखल भी दिया और साफ साफ निर्देश भी दिया कि पवित्र स्थल की किसी प्रकार से गरिमा को भंग ना किया जाए। राज्य सरकारें इस प्रकार का जो है प्रयास करें। और कुल मिला के ये विवाद अब थमता हुआ नज़र भी आ रहा है। झारखंड सरकार ने जो पर्यटक स्थल बनाने की जो एक मास्टर प्लान तैयार किया था 250 पेज का दोस्तों, उसमें जो समेत शिखर है वहाँ अमूल चूक सारी व्यवस्थाएं जो पर्यटक स्थल के रूप में होती है, और यही एक विवाद था कि पर्यटक स्थल बनाने के बाद में जैन समाज का मानना है कि लोग वहाँ मौज मस्ती के इरादे से आएंगे, जो कि उनके पवित्र स्थल पर ये बहुत ही अनुचित है। और वो जब नंगे पांव इस पर्वत के ऊपर उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, जब धोख लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ मांस मदिरा आदि का सेवन भी इस प्रकार से होने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगे और ये सारी योजना जो पर्यटक स्थल के रूप में दी जा रही है वो ना दी जाए। तो दोस्तों इसको लेकर अब सरकार भी विचार विमर्श कर रही है। और जयपुर में दोस्तों पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो 2 जैन मुनि संतों ने देह त्याग दी है, और एक तो पहले भी और एक 74 वर्षीय समर्थ सागर कल रात्रि को करीब 1:20 पर उन्होंने देह का त्याग किया। और इससे पहले भी 3 जनवरी को जैन मुनि सुर्गे सागर महाराज है, उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। इसी आंदोलन को वो आंदोलनरत थे, 25 दिसंबर से ही आमरण अनशन किए हुए थे। तो अब दोस्तों इस प्रकार की जो भावना है जैन समाज की, उसको समझने की आवश्यकता है। और कितना शांतिपूर्ण आंदोलन जैन समाज का पूरे देश में वर्तमान में चल रहा है, वो भी एक मिसाल है और शांति की पराकाष्ठा भी हमें इसको कह सकते हैं। और महावीर जी भगवान का जो एक सिद्धांत था और उन्होंने जो पूरे विश्व में एक संदेश दिया अहिंसा परमो धर्म का, वो भी एक नज़ीर है शांति के लिए। दोस्तों इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर भी बात करेंगे। और आज भूमिहीन किसानों की ओर जो फसल बीमा क्लेम आया खरीफ का अभी 2-3 दिन पहले दोस्तों, उसको लेकर बवाल अब थमता प्रतीत नहीं हो रहा है। और 24 जनवरी को बजरंग सारण के नेतृत्व में डुंगराना में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी दे दी गई है। कल एक ज्ञापन बजरंग सहारण द्वारा दिया गया था और एक ज्ञापन दोस्तों यहाँ एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा भी किसानों की और अनेक समस्याओं को लेकर दिया गया था। बजरंग सारण ने क्लियर किया, साफ किया कि जो सैटेलाइट आधारित जो बीमा क्लेम आया है उसमें किसानों के साथ छलावा हुआ है। और जो पूर्व में समझौते हुए आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बाद में उसमें प्रशासन ने साफ साफ कहा था कि क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम ही दिया जाएगा और उस पर ही सहमति बनी थी। लेकिन जब सैटेलाइट आधारित बहुत कम संख्या में जो रुपए के रूप में जो बीमा क्लेम आया है उससे किसानों में भी आक्रोश है, किसान दुखी है, व्यथित है। और दोस्तों इसको लेकर अब रणनीतियाँ भादरा में आगामी दिनों में और बनती हुई आपको दिखाई देगी और ये जो विवाद है वो बढ़ भी सकता है और किसानों का आक्रोश जो है वो अब सड़कों पर भी उतरने पर मजबूर हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें फसल बीमा क्लेम तो कृषि भूमि वाले किसानों को मिलता है, आखिर क्या मिलता है भूमिहीन किसानों को?
दोस्तों उनके हाथ क्या मिलता है, उनको उनके पास ज़मीन भी नहीं, भूमिहीन उन्हीं किसानों को कहते हैं दोस्तों, जो जिनके पास कृषि भूमि ना हो, उनके पास कोई ज़मीन ना हो, वो लीज पर लेकर अन्य किसानों की ज़मीनों की काश्त करता हो, या ठेका प्रति से किसानों की ज़मीन लेकर उनमें काश्त करता हो, या मजदूरी करता हो, अन्य कोई मेहनत का और कार्य करता हो, ऐसे किसानों को, लोगों को हम भूमिहीन किसान कह सकते हैं। और दोस्तों ऐसे किसानों की संख्या पूरे देश में भी बहुत है, और इस पर स्टिक आंकड़े का दोस्तों अभी भी अभाव है। और स्टिक आंकड़ा पूरे भारत में भी अगर देखें तो इसको लेकर अलग अलग धारणाएं और अलग अलग आंकड़े सभी के द्वारा बताए जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में देश में भूमिहीन लोगों की बात करें तो 24 करोड़ 39 लाख परिवार बताए जा रहे हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या भारत में भूमिहीनों की है। उनमें अगर बात करें गांव में रहने वाले परिवारों की तो 17 करोड़ 91 लाख ऐसे परिवार हैं जो गांव में निवास करते हैं 24 से। तो इसके अलावा कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष दोस्तों राजस्थान में क्या मिलता है? क्या कोई स्कीम ऐसी है राजस्थान में जिनको कुछ मिलता है? केंद्र की बात करें तो दोस्तों प्रति वर्ष इन परिवारों को 7,000 रुपये मिलने की बात सामने है। ये जो कि मिलती भी है या नहीं दोस्तों, उसकी तस्दीक हम वो किसान कर सकते हैं, वो परिवार कर सकते हैं जिनको मिला है या नहीं मिला है। इसकी स्टिक गणना कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन सरकारों का आंकड़ा है, सरकारों की एक दावे हैं। और लास्ट 21 मई 2022 की बात करें तो खातों में ये राशि 7,000 जो प्रति किसानों परिवारों को मिलती है रकम, वो डाली गई है भी बताया जा रहा है। और राजस्थान की बात करें तो कृषि श्रमिक सबल मिशन योजनाएं हैं जो राजस्थान में इस वक्त किसानों के लिए बनी हुई है। उस योजना में आखिर कितना लाभ इन भूमिहीन किसानों को मिलता है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है और विचार करने वाली बात है। अगर बात हम राजस्थान की ही करें तो राजस्थान में क्या मिलता है इन भूमिहीन लोगों को? दोस्तों 5,000 रुपये प्रति परिवार को सहायता मिलती है। और इसके लिए जो अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री का जो पिछला बजट था, कृषि बजट, उसमें अलग से आया था, आपको याद होगा, उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इन भूमिहीन किसानों के लिए रखा गया था। और इन 100 करोड़ से लगभग 2 लाख परिवारों को 5,000 रुपये प्रति वर्ष यंत्र खरीदने के लिए, जो हस्तचलित यंत्र होता है, जो हाथों से चलाने वाले एक प्रकार के यंत्र होते हैं, उनकी संख्या करीब 40-45 के करीब हो सकती है, जिनमें अलग अलग अनेक प्रकार के ये यंत्र हो सकते हैं दोस्तों। घास काटने की मशीन हो सकती है, झाड़ी काटने वाली मशीन हो सकती है जो हाथों से श्रमिक चलाते हैं, कुल्हाड़ी हो सकती है, अनेक चीज़ें ऐसी हैं। उनको खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार को मिलते हैं। क्या ये पर्याप्त है दोस्तों? कितने परिवारों को ये मिला है, इसका आंकड़ा है, इसके कोई स्टिक आंकड़े नहीं है। और बात करें विधायकों की, सांसदों की, तो कितने सांसद और विधायकों ने भूमिहीन लोगों के लिए विधानसभा में और संसद में ये मुद्दा उठाया है दोस्तों? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा वर्ग जो देश में 24 करोड़ 39 लाख परिवार भूमिहीनों के हैं, तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है? आखिर उनको सरकारें क्या दी जा रही है? और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सरकारें योजना लेकर आएगी? क्या अशोक गहलोत सरकार अपने इस अंतिम बजट में ही सही क्या कुछ इन भूमिहीन लोगों के लिए लेकर आएगी? ये बहुत बड़ी बात है। क्या बलवान पूनिया हमारे क्षेत्र के विधायक, दोस्तों हमारे क्षेत्र की बात कर लेते हैं, हर गांव में करीब 15 से 17 ऐसे परिवार भूमिहीन लोगों के होते हैं। हर गांव में ऐसे भूमिहीन लोग आपको मिल जाएंगे जिनका सटीक आंकड़ा नहीं है। अगर जनगणना की बात करें तो दोस्तों जनगणना बहुत पहले इसको लेकर हुई, लेकिन अभी जो वर्तमान की जनगणना है वो भी ढीला मस्ती से और लेट चल रही है। तो कुल मिला के 15-17 अगर है हर गांव में करें तो भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में अगर परिवारों की संख्या प्रभावित भूमिहीन परिवारों की बात करें
तो ये संख्या 1600 से कहीं अधिक होगी। और इनमें अगर नेता, सांसद और विधायक जब मतदाता ढूंढते हैं तो दोस्तों 7000 से अधिक मतदाता भी इन परिवारों से मिल जाएंगे, भूमिहीन परिवारों से। तो इनके वोट भी डाले जाते हैं, ये अपना मत भी विधायक या सांसद को देते हैं, लेकिन वो बात कितनी उठाते हैं उनकी, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ये संगठित नहीं है और ये एक साथ मिलकर कहीं धरना, प्रोटेस्ट या प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन परिवारों को दबला कुचला और दोस्तों इनके साथ ज्यादतियां की जा रही है, उनको किसी योजनाओं में विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो भूमिहीनों के लिए सरकारें कर क्या रही है, विधायक, नेता आवाज क्यों नहीं उठा रहे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दोस्तों होना भी चाहिए, इसकी आवाज बुलंद की जानी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य प्रदेशों की तो छत्तीसगढ़ में भी योजनाएं हैं, अनेक राज्यों में भूमिहीनों के लिए योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई योजना है ही नहीं। जैसे राजस्थान में कृषि श्रमिक सबल मिशन योजनाएं हैं, जिसके तहत प्रत्येक परिवारों को 5000 रुपये दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 254.04 करोड़ का किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए प्रावधान योगी सरकार ने रखा है और उनको किस प्रकार से इसका फायदा दिया जा रहा है वो एक अलग बात है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 लाख परिवारों को दोस्तों 6000 रुपये वार्षिक दिया जा रहा है और 200 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ सरकार ने इन भूमिहीन किसानों के लिए अपना अलग से रखा था। और राजस्थान का ये बजट की बात करें तो 100 करोड़ का ये बजट था। तो मध्य प्रदेश भी इसी प्रकार से भूमिहीन किसानों के लिए कर रही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? मेरा सवाल दोस्तों ये है कि भूमिहीन ना तो कोई फसल बीमा क्लेम ले सकता है, ना उसकी कोई ज़मीन है तो वो अपनी फसलें भी नहीं उगा पाता जिससे उसको लाभ या नुकसान की स्थिति में उसको कोई फसल बीमा क्लेम मिले। वो मात्र उनकी ज़मीनों को लीज पर लेकर या ठेका पर लेकर काश्त करते हैं, तो उनको कब फायदा मिलेगा? अधिकांश ऐसे परिवारों के लोग मजदूरी करने वाले हैं दोस्तों, और सरकारों को इन परिवारों के लिए कोई विशेष योजनाएं जरूर निकालनी चाहिए। आगे भी हमारी नजरें ऐसे परिवारों पर बनी रहेगी और दोस्तों प्रयास करेंगे कि बादरा में यह सूची हम निकाल कर लाएं कि कितने भूमिहीन लोग बादरा में निवास करते हैं, एक गांव या फिर सभी विधानसभा क्षेत्र में, और वो किस प्रकार की यातनाओं से, पीड़ाओं से रूबरू हो रहे हैं और कितनी पीड़ाएं उनको हो रही है। दोस्तों प्रयास करेंगे हम आगे जब 7 बजे के कार्यक्रम में या फिर अलग से वीडियोस भी हम गांव में जाकर भी इसको बना सकते हैं। तो जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं गांवों से है और जो भूमिहीन है वो प्लीज़ कृपया हमें कमेंट्स में इसका पूरा का पूरा विवरण दे, अपना एड्रेस पता भी लिखे और अपने नंबर भी हमें दे और हमसे ये चीज़ साझा करें। हम आपको एक मंच प्रदान करेंगे इसके लिए और आपकी आवाज़ इसको लेकर हम लगातार साफ संदेश भारत के माध्यम से उठाएंगे। तो दोस्तों आज क्या विशेष दिन है 7 जनवरी को, इसकी भी बात कर लेते हैं। और आज बादरा में 1970 को आज ही के दिन 7 जनवरी को एक किसान आंदोलन हुआ था। 1970 को आपने सुना होगा, याद होगा। उसमें एक नन्हा सा बच्चा था, शहीद सुभाष फतेहपुरिया, जिनको शहीद के नाम से जानते हैं दोस्तों। उस बच्चे को इस किसान आंदोलन में गोली लगी थी और वो उनकी मौत हुई थी, उनको शहीद का दर्जा मिला और उनके नाम से संजय चौक में चैनवाला अतिथि सदन के पीछे जो सार्वजनिक भूमि थी उसमें शहीद वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनी हुई है फतेहपुरिया समाज की, और उन्होंने एक शानदार पार्क का भी निर्माण शहीद सुभाष फतेहपुरिया पार्क के रूप में किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य विशेष 7 जनवरी को लोगों की, तो 7 जनवरी को जिन लोगों का जन्म हुआ फेमस हस्तियों का, उनमें 1979 को बिपाशा बसु जो कि फिल्मी हीरोइन है, उनका आज के दिन जन्म हुआ। और इरफान खान फिल्मी हीरो है, 1967 को उनका भी आज के दिन जन्म हुआ। सुप्रिया पाठक हीरोइन है, 1961 को आज के दिन उसका भी जन्मदिन हुआ। आज के दिन 1957 को रीना राय जो कि
हीरोइन रही है फिल्मी दुनिया की, उनका भी जन्म हुआ। और शोभा डे जो कि एक बेहतरीन लेखक है भारत के, उनका भी 1947 को आज के दिन जन्म हुआ। और शतरंज के जाने माने खिलाड़ी हैं कृष्णन शशिकरण, जो कि 1981 में आज के दिन उनका भी जन्म हुआ। और 1950 को जॉनी लीवर हास्य कलाकार है फिल्म दुनिया के, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ। इसके अलावा दोस्तों जल्दी से आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। तो आज भी ठंड जो है बहुत देर तक रही, 2 बजे करीब जाकर हल्का सा दिन खुला, धूप निकली और धूप करारी रही, लेकिन घंटे 1.5-2 घंटे के लिए ये धूप रही। उसके बाद में फिर यहाँ ठंड की जो प्रकोप में है, फिर से पूरा बादरा तहसील कस्बा विधानसभा क्षेत्र छाया रहा। आसपास भी लगातार कोहरे की मार और प्रचंड ठंड से क्षेत्र जो है वो दोस्तों ठिठुर रहा है। और आज भी हम बात करें ठंड के मौसम की, तो दोस्तों पूरे राजस्थान की बात करें तो परसों के दिन की बात करें तो 5 ऐसे शहर थे जो -डिग्री में चले गए थे। और कल की बात करें तो 2 ऐसे शहर रहे, माउंट आबू पर्वत -1 डिग्री और जोबनेर जो कि -3 डिग्री तक चला गया था। और इसके अलावा बीकानेर और सीकर का तापमान 0 डिग्री तक आज पहुंचा। फतेहपुर 0.7 डिग्री और चूरू की बात करें तो 1 डिग्री टेम्परेचर चूरू में रहा। तो ये सबसे ठंडे शहरों में स्थानों में राजस्थान में रहे। और मौसम आज 7 जनवरी को 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहा और 16 से 19 डिग्री जो 12 से 14 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर दोस्तों रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 50% बादल भी छाए रहे। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से 50% तक बादल छाए रहने की संभावना है। 12 से 14 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। तो दोस्तों कल 8 जनवरी को 8 से 14 दिन में 16 से 19 डिग्री, दोपहर को मैक्सिमम 14 से 17 डिग्री देर शाम तक टेम्परेचर रहने की संभावना है। और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। और जो कल दिन भर बादलों का आना जाना रहेगा, परिवर्तनशील मेघ भी आपको दिखाई देंगे। तो 90 से 80-90 के करीब प्रतिशत बादल आसमान में छाए रहेंगे। देर रात्रि को भी इसी प्रकार बादल छाए रहेंगे और 9 से 11 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, अर्थात 9 डिग्री न्यूनतम तापमान जो है वो रहने की संभावना है। और इसके अलावा मंडियों के भाव बताएं तो नोट से शुरुआत करेंगे दोस्तों। ग्वार के भाव 5777, मोट के भाव 6550 रुपये, चना के भाव 4900, तारामीरा के भाव 4850, गेहूं के भाव 2635 रुपये प्रति क्विंटल रहे। बाजरा 2234 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव 5970, मूंग के भाव 7400, नरमा 8755 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि कपास 10,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। और मूंगफली के भाव 6,900, तिल के भाव 13,700 रुपये प्रति क्विंटल रहे। काले तिल के भाव श्री गंगानगर मंडी में गेहूं 2525 बिका, चना 4670, सरसों के भाव 5840, नरमा के भाव 8700 मैक्सिमम और जो मूंग के भाव है वो 7200 रुपये मैक्सिमम रहे। और रावतसर मंडी में सरसों बिका है 6058, बाजरा बिका है 2265, बाजरा के भाव शानदार मिले। गेहूं के भाव 2600 और तारामीरा के भाव 4930 रुपये प्रति क्विंटल। सरसा मंडी में नरमा 8696, कपास के भाव 9850, ग्वार के भाव 5700, सरसों के भाव 5911। इलाहाबाद मंडी में नरमा 8637 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, जबकि सरसों बिका है 6017, ग्वार के भाव 5700, तिल के भाव 13,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8750, ग्वार के भाव 5790 और सरसों के भाव यहाँ रहे 6101 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बट्टू मंडी में सरसों 6125, नरमा के भाव 8600 और कपास के भाव पूरे 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। और बादरा मंडी में ग्वार बिका है 5,950 रुपये मैक्सिमम। तो ये रहे मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव। आज के समाचार कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।